सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2024 अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के डेट में आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के एग्ज़ामिनेशन हैं, तो हम पूरी क्लास आप सभी के लिए नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप सभी के लिए हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ये आधे से 1 घंटे की जो भी वीडियो बनेगी उसमें आपके 15 से 20 नंबर के काम हो जाएंगे और मुझे आशा है कि आप सभी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सभी ज़रूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर आपके नोट्स की पीडीएफ है और पीवाईक्यू पेपर है। तो आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सभी पीवाईक्यू पेपर जो कि 2018 से 2023 तक के हैं उनको मैंने दे दिया है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो अगर आप सेकेंड सेम के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं तो 49 में आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। अभी आपका 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम या 1 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो बाकी बचे हुए आपको नोट्स उसमें एडिशनल मिल जा रहे हैं। तो आप सभी अभी जाइए, आप सभी ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कोई दिक्कत आएगी तो नंबर नोट करके रखना, आप सभी व्हाट्सअप कर लेना, मैं आप सभी को ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक रहेगा लेज़र। लेज़र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह आपके एग्ज़ामिनेशन में 100% पूछा जाएगा। आप सभी पेपर दे करके आना और ज़रूर पेपर सेंड करना। वैसे मेरे पास पेपर तुरंत ही आ जाएगा और आप सभी को देखने को मिलेगा लेज़र। अब लेज़र में सिर्फ डायरेक्ट लेज़र नहीं पूछता, आपको या तो लेज़र या किसी एक लेज़र का वर्णन करने के लिए पूछेगा, या तो आप सभी से सीधा पूछ लेगा हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में बताओ। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आप सभी को तैयार करना होगा। मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। लेज़र का पूरा नाम क्या होता है आप सभी को ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, लेज़र का जो पूरा नाम होता है उसे हम कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। अब आप सभी अगर हाइलाइटर नहीं ले जाते हो तो हाइलाइटर लेकर जाना आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी आज ही मैंने हाइलाइटर लेकर गए थे और बढ़िया से एग्ज़ाम दिया हूँ। आपको कुछ इस फॉर्मेट में आपको हाईलाइट कर देना होता है, कुछ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको हाईलाइट कर देने से क्या होता है कि एग्जामिनर की नज़र इस पर ही पड़ेगी। बच्चे को फुल फॉर्म पता है तो इसका मतलब है कि बच्चे को इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिससे अति तीव्र एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक, इसको आप ज़रूर हाईलाइट करें, एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है लेज़र में जो आपको डिफाइन करके देता है कि लेज़र क्या है। लेज़र क्या है, एक वर्णीय यानी एक रंग देता है। एक रंग का एक किरणपुंज है, तीव्र प्रकाश की किरणपुंज है जो कि एक ही रंग की है। ठीक है, तथा इसमें और क्या पॉइंट है, तथा उच्च समांतर तथा कला संबंध प्रकाश प्राप्त किया जाता है। मतलब लेज़र को हम कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यह एक ऐसी डिवाइस है जो तीव्र प्रकाश की किरणपुंज को प्रोवाइड करती है, जो एक वर्णीय होती है यानी एक रंग की होती है, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक इंग्लिश में कहते हैं। इतनी बात अगर आप लेज़र से रिलेटेड लिख दोगे तो 1 नंबर तो पहले यहीं पर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लेज़र के बारे में जो पॉइंट लिखा है उसको एक एक करके समझते हैं। तो जब आप सभी लेज़र का ओवरव्यू लिख रहे होंगे तो अब लेज़र को हम किस तरीके से उत्पन्न करते हैं उसके बारे में लिखना होता है। जिस पदार्थ का प्रयोग कर अगर हम लेज़र को उत्पन्न कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीडियम कहते हैं, उसे हम माध्यम कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लिखोगे। अब लेज़र को उत्पन्न हम किस तरीके से करते हैं, देखिए लेज़र को उत्पन्न करने के लिए जिस पदार्थ का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हम एक चैम्बर में रखते हैं। और चैम्बर में किस तरीके से रखते हैं, चैम्बर में हम उसे उत्तेजित अवस्था में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो चैम्बर होता है वो एक तरफ 100% परावर्तक होता है और दूसरी तरफ आंशिक परावर्तक होता है। ध्यान दीजिए इस बात को कि जिस चैम्बर में रख करके हम लेज़र को उत्पन्न करते हैं वो चैम्बर एक तरफ 100% परावर्तक होगा
और दूसरी तरफ कुछ कम परावर्तक यानी इसे आंशिक परावर्तक कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है वो समझना इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी चैम्बर में कोई अगर पदार्थ रखा है, ठीक है, वो क्या है कि उसमें एक फोटान उस पदार्थ से जब टकराएगा, ठीक है, तो उसी आवृत्ति का एक नया फोटान बना देगा, क्योंकि हमारा जो चैम्बर है उसमें हम उत्तेजित परमाणु या उत्तेजित जो भी पदार्थ रखे हैं लेज़र बनाने के लिए वो पहले से मौजूद है, और फोटान उससे टकराया और उसी आवृत्ति का एक नया फोटान उसने जन्म दे दिया। और इसी तरीके से डिफरेंट बार टकरा करके बहुत सारे उत्तेजित परमाणु जो है, उत्तेजित फोटान जो है उसी आवृत्ति के आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। कोई फोटान जो है उत्तेजित परमाणु से जब टकरा रहा है तो उसी आवृत्ति का एक फोटान बना दे रहा है। तो अब इस तरीके से डिफरेंट जो फोटान्स हैं वो टकरा करके उस चैम्बर में अन्य उत्तेजित परमाणुओं से टकरा करके अन्य उत्तेजित फोटान को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए। और एक ही आवृत्ति के बहुत सारे फोटान हो जाएंगे जो कि कम परावर्तक वाला जो तल होगा, जो आंशिक परावर्तक तल जो होगा उससे बाहर निकलेगा और एक लेज़र बीम का निर्माण कर देता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि लेज़र को लेकर के है। ठीक है, तो लेज़र समझ में आ गया, लेज़र क्या है। आपको लेज़र अगर समझ में आ गया होगा तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना। ठीक है, लेज़र को एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेज़र का नाम जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ये एक ऐसा किरणपुंज होता है जो कि एक वर्णी होता है और बहुत ही तीव्र होता है। ठीक है, अब लेज़र को हम बनाते किस तरीके से हैं, तो उत्तेजित अवस्था में एक पदार्थ को रखते हैं चैम्बर में। वह चैम्बर एक तरफ 100% परावर्तक होता है और दूसरी तरफ आंशिक परावर्तक होता है। अब कोई भी फोटान किसी भी उत्तेजित परमाणु से जब टकराएगा तो उसी ही आवृत्ति का एक नया फोटान उत्सर्जित करेगा। तो इस तरीके से टकरा करके बहुत सारे एक ही आवृत्ति के फोटान उसमें इकट्ठा हो जाते हैं और जो आंशिक परावर्तक वाला जो पार्ट है उससे एक बीम के रूप में बाहर निकलते हैं, उसे हम लेज़र कहते हैं। लेज़र किरण की क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से उपयोग हैं इसको समझ लीजिए। देखिए, लेज़र किरण की जो पहला उपयोग है पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य संचार साधन के रूप में। तो इसे आप पहले तरीके से लिख दीजिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो कम्युनिकेशन है, संचार साधन है, वो आपके लेज़र की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी को नापने में, कंप्यूटर में सूचना को इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ाने में। इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे होंगे वो पीडीएफ की मांग करेंगे। देखिए, मेरा पर्सनल हैंड रिटन नोट्स है जो कि ज्ञानबीज सचिन एप्लीकेशन पर ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आपके मेडिकल के सेक्टर में लेजिक सर्जरी करने में, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जब मैं पॉलिटेक्निक करने आ रहा था उसके पहले ही मेरा सिलेक्शन जो था वो एक बीटेक कॉलेज में हो गया था, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। उस समय AKTU का एग्ज़ाम होता था, जेई मेंस में बाद में कन्वर्ट हुआ है उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजेस। तो AKTU में अच्छी खासी रैंक थी। उसकी जो एडमिशन का प्रोसीजर था उसे UPSEE कहते थे और हम उसे AKTU या UPTU कहते हैं। तो उसके बाद मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद मैंने उसके बाद लेजिक सर्जरी कराया था अपनी दोनों आँखों का। तो लेज़र का जो उपयोग है वो लेजिक सर्जरी में होता है। तो मेरे चश्मे का जो नंबर है वो बहुत कम हो गया इसकी वजह से। अब इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपके आंखों पर कुछ किया भी जा रहा है, एक लेज़र की तरह है और बस आपका काम 2 मिनट के अंदर हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। जो पर्दा था, जो एक परत जम गई थी, उसे हटा दिया। तो यहाँ पर लेज़र का काम होता है। कठोर पदार्थों में छेद करने के लिए बहुत ही तीव्र होता है, बहुत कठोर से कठोर पदार्थों को भी ये छेद कर देते हैं। 3D फोटोग्राफी करने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये जो है आप सभी जब लेज़र के बारे में आएगा तो उसका उपयोग भी लिखना है और पहले विशेषता लिखना है फिर उपयोग लिखना है। थोड़ा सा आगे पीछे मैंने लिखा है बट मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको पहले उपयोग लिखना, विशेषताएँ को लिखना है, फिर उपयोग लिखना है। लेज़र की समस्त तरंगें ठीक एक ही कला में होती हैं, यानी एक ही फेज में होती हैं। और लेज़र की एक और विशेषता है कि ये आप सभी की ये मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी एक वर्णी होती हैं, यानी एक ही रंग की होती हैं। लेज़र किरणें लगभग पूर्णतः समांतर होती हैं, यानी एक ही सीध में ये रहती हैं। लेज़र किरणें अत्यंत संकीर्ण होती हैं, यानी नैरो होती हैं।
लेज़र किरणें अत्यधिक तीव्र होती हैं। तो अगर आपसे लेज़र के बारे में पूछता है, और जितना मैंने आप सभी को लिखा करके दिखाया है, जितना मैंने लिखा है अपने नोट्स में, इस तरीके से अगर आप सभी लिख करके आते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो 4.5 नंबर देने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। वो आप सभी के 5 नंबर तक भी दे सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसे 4.5 ही लिखूंगा, क्योंकि मैं पूरे 5 नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारी राइटिंग कैसी है, कैसे आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपके 4-4.5 नंबर पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। और नंबर की बात करें तो भैया आप 5 नंबर का करके आते हो तो 5 नंबर कोई देता नहीं है टीचर। इस बात का ध्यान रख के जो 5 नंबर के कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि आपसे 2 चीज़ पूछा जाता है, या तो आपसे लेज़र उसके उपयोग पूछ लेगा, उसके विशेषताओं को पूछ लेगा, या तो आपसे डायरेक्ट कह देगा कि हीलियम नियॉन लेज़र बताओ। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 101%, यानी इसको आप मिस मत करिएगा, मेरी तरफ से हाईली रिक्वेस्ट है। तो हीलियम नियॉन लेज़र का जो डायग्राम है, जब आप लेज़र बनाओगे तो उसमें आप लिखोगे, आप सभी देख सकते हो कि ये आपका एक तरफ पूर्ण परावर्तक है और एक तरफ आंशिक परावर्तक है, और आंशिक परावर्तक की तरफ से ही लेज़र की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हो डायग्राम, और ये आपका क्वार्टस ट्यूब है जिसके अंदर ये फोटानों से टकरा रही है। ठीक है, चलिए हम हीलियम नियॉन लेज़र को समझा देते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र एक्चुअल में क्या है। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मेरे प्यारे साथियों गैस लेज़र है। क्या है? एक प्रकार का गैस लेज़र है। इसको आप सभी हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना लिखते हुए, जो आपके 6328 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो कितने एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करता है? तो वो आप सभी का 6328 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए अब हीलियम नियॉन लेज़र के और सारे हम थ्योरीज को समझते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र के अंतर्गत क्या है। तो इसके कार्य सिद्धांत को हम समझते हैं, तो इसको डायग्राम के साथ आप सभी के साथ समझेंगे। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेज़र में देख सकते हैं कि आपको एक क्वार्टस ट्यूब देखने को मिलेगी। देखिए आपको एक क्वार्टस ट्यूब देखने को मिलेगी। तो पहले हम जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कार्य सिद्धांत की बात करेंगे, तो वो पहले हम बताएंगे कि हीलियम नियॉन लेज़र में एक क्वार्टस ट्यूब होती है जिसका डायामीटर लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसमें लगभग हम यूज करते हैं कि लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है या 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इस नली में 0.1 mm पारे के दाब पर नियॉन और 1 mm दाब पर हीलियम का मिश्रण भरा होता है। तो इस नली के अंदर हीलियम का जो आप सभी का दाब रहता है वो कितना रहता है? वो 1 mm दाब रहता है, और जो आपके नियॉन का दाब रहता है वो 0.1 mm, ठीक है, पारे के दाब के अकॉर्डिंग भरा रहता है। चलिए, नली के एक सिरे पे, जैसा कि मैंने लेज़र के कंस्ट्रक्शन में बताया था कि एक पूर्ण परावर्तक रहता है और दूसरी तरफ क्या रहता है? एक आंशिक परावर्तक लगा रहता है। और किस तरफ से लेज़र निकलता है? तो वो आंशिक परावर्तक की तरफ से ही निकलता है। अब वहाँ पर लेज़र के कंस्ट्रक्शन में आप सभी को बताया गया था कि फोटान जो होते हैं वो आप सभी के टकरा करके उसी आवृत्ति के और ढेर सारे फोटान्स बन जाते हैं, और फिर वो आपके आंशिक परावर्तक से निकलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक लगा रहता है जनरेटर, ठीक है, जो कि उच्च आवृत्ति के लिए उत्तेजित किया जाता है। इनको एक उच्च आवृत्ति जनरेटर द्वारा जो होता है उत्तेजित किया जाता है। इस जनरेटर की आवृत्ति कई मिलियन हर्ट्ज तथा आउटपुट 50 वाट होता है। गैस विसर्जन के कारण हीलियम परमाणु आसानी से उच्च मेटास्टेबल उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जो कि आंशिक परावर्तक की तरफ से निकल जाते हैं। तो कहानी लेज़र के कंस्ट्रक्शन में और हीलियम नियॉन लेज़र के कंस्ट्रक्शन में दोनों जगह पर सेम है। बस आपको जान लेना है कि क्या है प्रोसीजर, जो कि लेज़र से ही समझ में आ गया। आंशिक परावर्तक और पूर्ण परावर्तक के बीच में है, और एक ही आवृत्ति के फोटान उत्सर्जित हो जाते हैं जो कि आंशिक परावर्तक की तरफ से निकल जाते हैं। वहाँ पर आप सभी के उत्तेजित परमाणु से टकरा करके निकले हैं। यहाँ पर एक जनरेटर लगा रहता है जो कि उत्तेजित करता है, और फिर जब वो एक ऐसी संख्या में आ जाते हैं, जब निकलने के स्तर पे आ जाते हैं, तो वो आप सभी के कहाँ से निकल जाते हैं? आंशिक परावर्तक की तरफ से निकल जाते हैं। तो ये आप सभी का 2 टॉपिक था, जो कि हीलियम नियॉन लेज़र था
और नॉर्मल लेजर था। ये दो चीज़ मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब मैं एक और टॉपिक है जो कि ऑप्टिकल फाइबर, लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, कभी मिस नहीं किया जा रहा है, तो क्यों ना हम ऑप्टिकल फाइबर को ही समझ लेते हैं। फाइबर का मतलब ही होता है रेसा। जैसा कि आपने वाईफाई वगैरह लगवाया होगा तो उसमें जियो फाइबर सुना होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक प्रकार का क्या होता है, रेसा होता है, यानी आप धागा कह सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेजते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है वो ये है कि किसी भी सूचना को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। और इसके जो पार्ट्स हैं वो निम्न हैं। एक कोर होता है, एक क्लैडिंग होता है और एक जैकेट होता है। क्या होता है इसमें, 3 पार्ट्स होते हैं, एक कोर होता है, क्लैडिंग होता है और जैकेट होता है। और यह एक रेसा होता है जो किसी भी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। और ये सूचना जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है उसके बीच की दूरी बहुत दूर तक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल हम कोर को समझते हैं कि कोर के बीच में हम क्या, कोर में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। कोर जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के सबसे भीतर का भाग होता है और इसका जो व्यास होता है वो लगभग जो होता है वो 6 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। और कोर के जो अपवर्तनांक n1 का मान है वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक n2 से ज़्यादा होता है। आपको 3 पार्ट देखने को मिला है, कोर, क्लैडिंग, जैकेट। तो कोर का जो पार्ट जो होता है वो सबसे भीतर का पार्ट होता है और जो इसका व्यास होता है वो लगभग 6 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है और जो इसका अपवर्तनांक होता है वो n2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इसके बीच में नोट पॉइंट मैं दे दूं, नोट पॉइंट आप सभी लिखना सीख जाओ, नहीं तो आने वाले 4 सेमेस्टर में नंबर बहुत कम आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे नंबर कम होने का समय आ चुका है। फर्स्ट ईयर में जो अधिक से अधिक नंबर मिलने रहते हैं वो मिल चुके हैं। कोर बनाने के लिए कांच तथा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये नोट पॉइंट में लिख लीजिए। दूसरा हमारा जो पॉइंट है ये है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है, ये कोर के बाहर का, जो कोर के ऊपर के बाहर, यानी सबसे बाहर नहीं कह सकते, कोर के ऊपर के बाहर का जो हिस्सा होता है एक बेलनाकार, वो क्लैडिंग का हिस्सा होता है और इसका जो व्यास होता है वो 10 से 450 माइक्रोमीटर तक होता है। और क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक है n2 वो n1 से कम होता है, चाहे n1 का मान कह सकते हो ज़्यादा होता है या n2 का मान कह सकते हो कम होता है। और यहाँ भी प्लास्टिक और कांच का ही बना होता है। जैकेट आ गया, जैसा कि पता है आप सभी को, जैकेट जो है आप शरीर के ऊपर ही पहनते हो ठंडी से बचने के लिए। उसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के कोर और क्लैडिंग, जहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोर और क्लैडिंग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी सुरक्षा करने के लिए ही हमारा जैकेट होता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हो कि ये जैकेट है, वो क्लैडिंग है और ये कोर है। तो इस तरीके का डायग्राम बनाओ और आपके ऑप्टिकल फाइबर को समझ लो। अगर आपसे ऑप्टिकल फाइबर पूछेगा तो आपको उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल ज़रूर लिखना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे कि कोई भी प्रकाश पुंज है, ठीक है, वो ग्लास के एक रेशे के ऊपर क्या हो रही है, अगर आपतित होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है कि जैसे आपको कोई भी माध्यम में आप आपतित कर रहे हो तो यह इसी माध्यम में ही वापस लौट जाती है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो प्रकाश पुंज होती है वो रेशे के अंदर ही रह जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। इस क्रिया को ही ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। समझ में आ गया ऑप्टिकल फाइबर, कोई भी ग्लास का जो रेशा है अगर उसके सिरे पे आपतित किया जा रहा है, ठीक है, प्रकाश पुंज को, ठीक है, प्रकाश पुंज को एक ग्लास के रेशे के ऊपर यानी फाइबर के ऊपर हम आपतित कर रहे हैं तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो प्रकाश पुंज है वो रेशे के अंदर ही रह जाता है। इस क्रिया को ही हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग होता है, मैंने आप सभी को जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि एक जगह से दूसरे जगह सूचना का आदान प्रदान करने के लिए होता है, जो कि आपके स्क्रीन पर ही लिखा है कि सूचनाओं को ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा दूर तक भेजने के लिए दृश्य व इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग हम करते हैं। तो इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, ठीक है। चलिए
अगला है प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर द्वारा कम दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए दृश्य प्रकाश तरंगों का हम करते हैं। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, दूर तक भेजने के लिए इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया था। दूसरा यहाँ पर दृश्य प्रकाश तरंगों का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने नोट लिखा है, लेकिन इस नोट पॉइंट को अगर आप एक नोट पॉइंट लिख देते हो ऑप्टिकल फाइबर में तो आपका काम बहुत अच्छा से बन जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर जितना ही पतला होगा उसकी जो इफ़िशियंसी यानी दक्षता होगी, यानी वो उतना ही अच्छा काम करेगा। इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, क्या है और पॉइंट। तो चलिए हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट वे में करेंगे, जल्दी में करेंगे। आपके इसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। और मल्टी मोड फाइबर ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये इसमें दो टॉपिक रहते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। चलिए सिंगल मोड फाइबर को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपको किस तरीके का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर होती है क्लैडिंग, बीच में है कोर, फिर है क्लैडिंग, ठीक है। सिंगल मोड का अर्थ है कि इन फाइबर्स, सिंगल मोड का अर्थ है कि इन फाइबर्स में प्रकाश तरंग एक सीधी रेखा में चलती है। इस बात का ध्यान रखिए कि सिंगल मोड में प्रकाश जो तरंग है वो एक सीधी रेखा में चलेगी और यह पथ के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अनुदिश होता है, यानी अलोंग होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होता है, अलोंग होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब ये एक्सिस, ठीक है, मतलब इस एक्सिस के क्या होता है, अलोंग होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल मोड फाइबर को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि प्रकाश तरंगों को इसमें संचरण के लिए केवल एक ही पथ मिलता है। जैसा कि आपको पता चला है कि ये आपके सीधी रेखा में ही चलते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए फाइबर कोर के व्यास को हम 5 से 10 माइक्रोमीटर रखते हैं और संचरित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लगभग जो बराबर होता है। जिस फाइबर का कोर को हम व्यास में जो रखते हैं वो 5 से 10 माइक्रोमीटर तक रखते हैं और ये जो प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य है उसके हम बराबर इसको रखते हैं, ये बराबर ही होता है। ऑप्टिकल सेंसर के लिए सिंगल मोड फाइबर का उपयोग किया जाता है। नोट पॉइंट में आप लिख देना, ऑप्टिकल सेंसर के लिए सिंगल मोड हम फाइबर का उपयोग करते हैं ऑप्टिकल सेंसर के लिए। अगला है मल्टी मोड फाइबर, जो है मल्टी मेड फाइबर है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर क्लैडिंग है, बीच में कोर है, ठीक है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, आपको देख लेना है। मल्टी मोड वह पथ है जिस पर प्रकाश रेसे के अंदर चलता है। जो प्रकाश है वो फाइबर के अंदर चलता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उस रेसे के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। रेसे के लिए जो मोड्स की संख्या है वो 1 से 1 लाख तक होती है या इससे अधिक हो सकती है। तो ये मल्टी मोड फाइबर्स हो गया। अब हम चलते हैं, अपवर्तनांक के आधार पे हमने दो को बांटा है, एक है स्टेप इंडेक्स और एक ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स को समझ लेते हैं कि इस फाइबर में कोर के जो पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्लैडिंग पदार्थ के अपवर्तनांक होते हैं वो अचानक में परिवर्तन होते हैं। इनमें अचानक में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के जो फाइबर होते हैं उसे हम स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि कोर पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा और क्लैडिंग पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा उसके बीच में अचानक परिवर्तन होता है, इसे हम स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होता है वो कहता है कि जब ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक केंद्रीय अक्ष के किनारे तक धीरे धीरे घटता है, कोर का जो अपवर्तनांक है वो सेंट्रल एक्सिस के किनारे धीरे धीरे घटता है, ठीक है। तो इस प्रकार के फाइबर को हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सिग्नल में डिफॉर्मेशन कम हो, प्रॉपर सिग्नल दिखे, उसके लिए किया जाता है। तो आपने स्टेप इंडेक्स फाइबर देखा। स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या था कि आपके जो कोर का पदार्थ था उसका अपवर्तनांक और क्लैडिंग पदार्थ का अपवर्तनांक था उसमें अचानक परिवर्तन हो जा रहा था, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर। और आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है इसमें कोर का जो अपवर्तनांक होता है आपके सेंट्रल एक्सिस, जो भी एक्सिस जिसके बीच का जो एक्सिस होगा उसमें किनारे तक आने के लिए, उस एक्सिस के किनारे तक आने के लिए धीरे धीरे घटता है, इसे हम कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है वो सिग्नल में डिफॉर्मेशन कम हो, प्रॉपर सिग्नल दिखे, उसके लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या यूजेस हैं, इसको देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है
वो ऑप्टिक कम्युनिकेशन प्रणालियों के साथ उपयुक्त किया जाता है। तो यानी ऑप्टिकल से रिलेटेड जो भी आपकी कम्युनिकेशन प्रणालियाँ हैं उनमें ये प्रयुक्त किया जाता है। इसमें तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, इन पर बाहरी विद्युत चुंबकीय परिवर्तन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये शोर मुक्त रहते हैं और ये भौतिक राशि के मापन में भी उपयोगी आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर कम्युनिकेशन के लिए हम फाइबर का उपयोग कर रहे हैं। आपके ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आपके चिकित्सीय नियंत्रण में होता है, रिमोट सेंसिंग में होता है, चिकित्सीय क्षेत्र में होता है, आपके विद्युत धारा वोल्टेज चुंबकीय क्षेत्र के मापन में, सेंसर में, नेटवर्किंग में और टेली कम्युनिकेशन में। तो ये ऑप्टिकल फाइबर और आपके लेज़र दो टॉपिक को मैंने लगभग 25 मिनट के अंदर कवर कर दिया है। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। चलिए एक टॉपिक मैं आप सभी को और बता देता हूँ, वो है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, कई बार पूछा गया है पीएन जंक्शन डायोड, आपके सिलेबस में भी है और ये पूछे जाने की उम्मीदें हैं। एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक को जब जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसके मध्य की जो स्पर्श सतह होती है उसे हम पीएन संधि कहते हैं और पीएन संधि को प्रायः अर्धचालक डायोड या पीएन संधि डायोड कहते हैं। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है कि एक पी प्रकार के हम अर्धचालक को और एक एन प्रकार के अर्धचालक को हम जोड़ रहे हैं। उन जोड़े जाने की जो स्पर्श सतह होगी जिसके जहाँ पर वो जुड़ रहे हैं मध्य में, ठीक है, तो वहाँ पर एक जोड़ बनेगा जिसे हम संधि कहेंगे और इसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। पीएन संधि डायोड का सिंबल आप सभी के सामने दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो एरो हेड है वो पी क्षेत्र को तथा जो एन क्षेत्र पट्टी जो है वो आपके एन क्षेत्र को दिखा रहा है। एरो की दिशा पी से एन की ओर होती है, तो आपका ये प्रतीक के रूप में देख लेना है। बाकी अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें एक अग्र अभिनत होता है, एक उत्क्रम अभिनत यानी फॉरवर्ड बाइस होता है और एक रिवर्स बाइस होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पूछा जाता है और ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो ये थोड़ी सी जो चांसेज रहते हैं वो कम रहते हैं, बट पूछा जाता है कभी ना कभी। लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप सभी को इसके कैरेक्टरिस्टिक में कुछ इस तरीके के पॉइंट लिख देने हैं जिससे आपका कुछ ना कुछ काम हो जाए। इसका जो उपयोग होता है वो आपके पावर दृष्टिकारी डायोड की तरह होता है, ठीक है, दूर संचार परिपथों में सिग्नल डायोड की तरह, विभव के अस्थायीकरण और वैरेक्टर डायोड की तरह होता है और कंप्यूटर के लॉजिक परिपथ में होता है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इसको भी समझ लेंगे हम लोग। क्या समझने की बात कर रहा हूँ मैं? वो बात कर रहा हूँ कि अग्र अभिनत, ठीक है, अग्र अभिनत को समझ लेते हैं यानी फॉरवर्ड वाइज को समझ लेते हैं। इसमें बैटरी के जो धनात्मक टर्मिनल, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और डायोड के पी भाग तथा ऋणात्मक टर्मिनल से एन भाग को संयोजित करते हैं। मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पी भाग से जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका डायोड है उसका पी भाग बैटरी के पॉजिटिव से टच हो रहा है और एन भाग जो हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से टच हो रहा है। इसे हम कहते हैं अग्र अभिनत, इसे हम कहते हैं अग्र अभिनत यानी फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस आपके स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा। रिवर्स बाइस में होता है बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल होता है वो आपके एन से होता है और जो कि पी वाला होता है वो आपके बैटरी के नेगेटिव से होता है। ये आपका रिवर्स बाइसिंग हो गया और कुछ इस तरीके का आप डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। बस यही चीज़ संक्षेप में आपको समझानी थी। बाकी इसके कार्य सिद्धांत भी हैं। अगर आप सभी ने नोट्स नहीं लिया है तो ज्ञान विद सचिन का ऐप डाउनलोड करके नोट्स ले करके इसको पढ़ सकते हो। बाकी बस कुछ नहीं है, होल्स और कोटर का कमाल है, ठीक है, आप सभी पूरी तरीके से जान जाओगे। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर के चलते हैं। एक और टॉपिक मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये लास्ट टॉपिक होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और कई सारी वीडियोस को मैंने नहीं अपलोड किया है इस सत्र के दौरान, बट मैंने कहा फिजिक्स में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी बीच में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में अगर बताऊं तो गॉस की प्रमेय आती है, ठीक है, गॉस की प्रमेय आती है, उसको तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कई बार से रिपीट किए जा रहे हैं,
तो हो सकता है कि इनकी रिपीटेशन फिर से बढ़ जाए। फिलहाल बीटीयूपी इस बार रिपीट नहीं कर रहा है क्वेश्चंस को, मैंने एनालिसिस करा है, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी जो मेरी तरफ से है वो 100% की है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। तो आपके जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, ठीक है। मतलब आपको जैसे किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे हैं, ठीक है, तो ये इस दिशा में नहीं, इस दिशा के विपरीत दिशा में हल्का सा ये चुंबकित हो रहा है, ठीक है। तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षित होते हैं। और कोई शक्तिशाली चुंबक ला दिया जाए तो उस पर क्या होगा, ये तनिक से थोड़ा सा रिपल्सन इसमें होगा, यानी ये दूर जाएगा। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो प्रत्येक परमाणु हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं वो शून्य होते हैं। इस तरीके से अगर आप हाईलाइट से कर दोगे इस इंपॉर्टेंट नोट को लेकर के, तो नंबर तो नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपके सामने एग्जाम्पल है जिसमें आप सभी देख सकते हो कि बिस्मथ है, आप सभी का H2O है, NaCl है, कॉपर है, कार्बन है, ठीक है। तो आप सभी इनके एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ये किसी भी दंड चुंबक यानी किसी भी बार, ठीक है, के समीप लाए जाने पर क्या होते हैं कि अल्प प्रतिकर्षित होते हैं। अल्प प्रतिकर्षित का मतलब ये होता है कि उसके विपरीत दिशा में जाते हैं। अगला दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र इन पदार्थों को अल्प प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं इन पदार्थों को अल्प प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। मतलब प्रतिकर्षित मतलब उसके अपोजिट की तरफ में ये ले जाते हैं, ठीक है, दूर की तरफ इसे रिपल्स करते हैं, ठीक है। चलिए अगला, चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर ये प्रबल क्षेत्र वाले भाग से कम प्रबल क्षेत्र वाले भाग की ओर जाना चाहते हैं। तो अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो जो प्रबल क्षेत्र वाला भाग होगा उससे ये कम प्रबल क्षेत्र की तरफ जाना चाहेंगे। किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में अगर लटकाते हैं तो ये इनकी छड़ जो है घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो जाती है, लंबवत हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की एक छड़ लो और इसे चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्मली लटका दो तो जो इनकी छड़ है वो घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की कैसे हो जाएंगी, ये लंबवत हो जाएंगी। अगला हमारा आता है इसमें कि इनके लिए सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। इसको भी एकदम अच्छी तरीके से हाईलाइट कर देना है आपको। और अगला है इसमें कि इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम का मान जो होता है वो कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो रहा था और ये क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर क्या होते हैं, तनिक से आकर्षित होते हैं। और प्रतिचुंबकीय में क्या होता, तनिक से प्रतिकर्षित हो रहा था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस पदार्थ के गुण को हम अनुचुंबकन कहते हैं। बाकी आपके सामने एग्जाम्पल है। अनुचुंबकीय पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उसको देख लीजिएगा। ये क्या करते हैं कि ये अल्प आकर्षित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र इन पदार्थों को क्या करता है, अल्प आकर्षित करता है। और किसी दंड चुंबक के समीप लाए जाने पर क्या होगा, इनका जो आकर्षण होगा वो मामूली सा होता है, बहुत कम होता है। किसी अनुचुंबकीय क्षेत्र को यू नली में भरकर नली की एक भुजा को प्रबल चुंबकीय ध्रुव के बीच में रख दे तो उस भुजा में द्रव का तल ऊपर उठ जाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका कोई यूट्यूब हो, ठीक है, यूट्यूब का मतलब यूट्यूब जो आप देख रहे हो वीडियो तो ठीक है, यू नली एक हो, ठीक है। यू नली में क्या करें कि आप इनको भर दें, ठीक है। तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर इनको रख दें तो इनके जो आपने द्रव भरा है, ठीक है, तो उस भुजा में द्रव का जो तल होगा
वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कुछ ही अधिक होता है। ठीक है, उसमें कम था, इसमें 1 से कुछ अधिक होता है। और एक्सियम का मान अत्यंत कम तथा परमताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक्सियम आपका इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है, और एक कांस्टेंट सी आता है। लौह चुंबकीय पदार्थ जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो पदार्थ चुंबकों द्वारा तीव्रता से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तुरंत चिपक जाएंगे, तो इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोबाल्ट है, स्टील है, क्रोम है, ठीक है, क्रोमियम है, स्टील है, क्रोम स्टील है, टंगस्टन है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला तो यही है कि ये आपके चुंबक को आकर्षित करते हैं और ये आपके चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो आपके प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। इसमें अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण बहुत अधिक प्रबलता में पाए जाते हैं। तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है वो आपका मामूली सा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सभी गुण अनुचुंबकीय वाले पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ठोस तथा वैद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, यानी उसमें आपके करंट फ्लो हो जाएंगे। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति यक्स 1 से बहुत अधिक तथा पॉजिटिव होती है। ठीक है, 1 से क्या होती है? बहुत अधिक होती है, इसको हाईलाइट करना है। और क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और बाकी यहाँ पर आप इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति यक्स ताप पर निर्भर करती है तथा क्यूरी का नियम अनुसरण करती है। x की पावर t बराबर यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पर देना है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि प्रति चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व में अंतर, यानी प्रति अणु और लौह में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, कम से कम आपको 8 पॉइंट इसके तैयार करने हैं। क्या क्या पॉइंट हो सकता है? ठोस, द्रव तथा गैसों में होता है। ठोस, द्रव तथा गैसों में होता है। यह केवल क्रिस्टलीय ठोस में होता है, यानी प्रति अणु जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। और लौह चुंबकीय केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होता है, जैसे चुंबक वगैरह आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो। परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। ये डोमेन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो जो परमाणु होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? प्रति में समान होती है। अणु में क्या होती है कि डिफरेंट होती है, यानी विषम कह सकते हैं। और ये डोमेन के रूप में व्यवस्थित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब इनके प्रॉपर्टी को पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा थोड़ा आकर्षित होते हैं और ये प्रबल आकर्षण होता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि थोड़ा सा प्रतिकर्षित और विपरीत दिशा में आकर्षित, मतलब प्रतिकर्षित का मतलब दूर जाना, और विपरीत दिशा में आकर्षित का मतलब कि जैसे ये आपका क्षेत्र है, इसमें आपको, ये आपकी दिशा है, इस दिशा में इसको आकर्षित होना है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में आकर्षित हो रहा है, तो ये आपके प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है। ठीक है, इनको अगर चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो इनके विपरीत दिशा में एक क्षीण चुंबकत्व गुण आता है, यानी विपरीत दिशा में ये आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा इनमें गुण आता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक क्षीण चुंबकन आता है, यानी इनके दिशा में ही आता है, इसके विपरीत दिशा में आता है, और इसमें प्रबल चुंबकन आ जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट है चुंबकत्व क्षेत्र के हटा लेने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इनका भी चुंबकत्व समाप्त होता है, यानी इनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, यानी अगर आप चुंबकन क्षेत्र को हटा भी लोगे फिर भी इसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण विद्यमान हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें है चुंबकन आई कम तथा ऋणात्मक होता है, चुंबकन आई कम तथा धनात्मक होता है, और ये आई बहुत तथा बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति x कम तथा ऋणात्मक है, चुंबकीय प्रवृत्ति x कम तथा धनात्मक है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो x है वो धनात्मक, और ये ताप पर निर्भर करती है, जो कि क्यूरी की नियम है। ठीक है, अगर मैं एक और पॉइंट बताऊं, 9वां पॉइंट या 8वां पॉइंट को ही देख लेते हैं। आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर 1 से थोड़ा कम, म्यू आर जो होता है 1 से थोड़ा अधिक, और म्यू आर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, म्यू 0 से भी ज़्यादा होता है और म्यू 0 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अब आप सभी एग्जाम्पल देख सकते हो, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं 3 से 4 टॉपिक को समझाने की कोशिश करा हूँ, और मुझे भी अब अपना भी पढ़ना है,
तो इसकी वजह से मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। लेकिन जिनका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे BMCE है, जनरल इंजीनियरिंग है, आपका मैकेनिक्स है, तो इन सारे टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से कवर करूँगा 4 तारीख के बाद। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, बहुत कुछ आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी आप नोट्स ले लीजिए, तो और सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।